नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ओडिशा और झारखंड दौरे पर पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा शहजादे की उम्र से भी कम सीटें जीतेगी कांग्रेस। साथ ही मणिशंकर अय्यर के बयान पर पीएम मोदी ने किया बड़ा हमला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए थमा चुनावी प्रचार। 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग। कई दिग्गजों की साख दांव पर। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने की हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना। आप दफ्तर में अपने पहले संबोधन में मोदी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में रोड शो के साथ की चुनाव प्रचार की शुरुआत। खड़गे के बिहार दौरे के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। विनोद शर्मा और अरविंद ठाकुर ने दिया इस्तीफा, तो वहीं यूपी में दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फहराया गया भारतीय तिरंगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के चुनावी प्रचार से जुड़ी। पीएम मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के कंधमाल, बोलागीर और बरगढ़ में चुनावी रैलियां की। कंधमाल में पीएम ने स्टेज पर पद्मश्री विजेता पूर्णमासी जानी के पैर छुए। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। शहजादे की उम्र से भी कम सीटें कांग्रेस को आएगी। साथ ही पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने मणिशंकर की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग देश के आदमी को भी मार रहे हैं। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। पीएम मोदी 2 दिनों से उड़ीसा में टिके हुए हैं। बड़ी बात यह है कि नवीन पटनायक से उनके रिश्ते भी काफी अच्छे हैं, पर उड़ीसा बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट अब बन गया है? देखिए, बीजेपी के लिए तो पूरा देश इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीएम मोदी का प्रचार का तरीका जो अभी बदला है और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2024 के चुनाव की तैयारी नहीं है। ये 2024 के बाद लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा सरकार का, इस निर्धारण के आधार पर ही पीएम मोदी बातें कर रहे हैं। पहले 2 चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में हो चुका है, 2014 में, 2019 में। ये मुद्दे नहीं उठे थे। कई मुद्दे अनछुए पहलू की तरह रह चुके थे, जिसमें पीएम मोदी बीच का लाइन लेकर चल रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने बता दिया है कि 2014 के बाद सरकार के काम करने का तरीका क्या होगा और कैसे काम करेगी। मतलब सरकार का तरीका इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पार्टियों से उलट होगी। उन्होंने साफ तौर पर जो लकीरें खींची है कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देंगे। उन्होंने लकीरें खींची है कि ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है पाकिस्तान के साथ साथ चलो तो हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये इस्लाम जो है वो अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करता है। ये ग्लोबल स्तर पर भाईचारे की बात करता है, ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करता है। इसके लिए कोई देश नहीं है। ये पूरे दुनिया के मुसलमान एक समुदाय के तौर पर अपने आप को मानते हैं। लकीरें खींचने से इनके दिल में लकीरें नहीं खींची गई है, राष्ट्रभक्ति नहीं है। मतलब उन्होंने 2024 के बाद चुनाव का परिणाम आएगा, फिर से सरकार बनेगी और आगे सरकार क्या करने वाली है, चाहे बच्चे पैदा करने की बात उन्होंने कही,
सबसे ज्यादा बच्चे जिसके हैं उसको फायदा मिल रहा है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की दिशा में सरकार काम करेगी। रिजर्वेशन की बात हो या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर कुछ मुद्दे को दबा के रखना, ये सारे मुद्दे के लिए उन्होंने संकेत दिया है और इसी आधार पर 2024 के बाद सरकार चलेगी। बिल्कुल। तो पीएम मोदी अपने हर प्रचार से कांग्रेस और विपक्ष को घेर रहे हैं, तो वहीं आज चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है। 13 मई यानी कि परसों 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चौथे चरण की वोटिंग साथ आंध्र प्रदेश में आम चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। चौथे चरण के बाद कुल 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी। चौथे फेज में भी कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। चौथे चरण के फेज में अखिलेश यादव ओबीसी से लेकर तमाम बड़े दिग्गज शामिल है। कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये फोर्थ फेज की वोटिंग? भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई चुनौती नहीं है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में इनके महत्वपूर्ण नेताओं की। मध्य प्रदेश में कोई चुनौती है नहीं, कांग्रेस पार्टी पहले ही खत्म हो चुकी है। तेलंगाना की जहां तक बात है, लोकसभा चुनाव में स्थितियां बदली है, त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आगे रणनीति बनाई है जो कामयाब होगा। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन के कारण भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर है। यानी जो सीटें पहले से थी वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी ही, कुछ एक्स्ट्रा सीटें मिलने वाली है। इसीलिए इस बार के हर चरण के चुनाव के बाद, जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उसके बाद भी विपक्ष ने अलग अलग तरीके से, चाहे ईवीएम पर, वोट परसेंटेज पर या फिर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू किया। और अभी डाटा रिलीज हुआ है चुनाव आयोग का तीसरे चरण के लिए कि 65% से ज्यादा मतदान हुए हैं। अब उससे पहले ही खड़गे साहब पहुंच गए कि ये डाटा में हेरफेर किया जा रहा है। मतलब अगले चरण के चुनाव के बाद भी विपक्ष की परेशानी बढ़ेगी। हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह फायदा हो जाएगा कि अगले चरण यानी चौथे चरण के चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी करीब 240-45 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी, यानी सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच जाएगी। आगे जो होगा वो 400 पार के लिए संघर्ष होगा। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो जेल से बाहर आने के बाद बड़े एक्टिव हो गए हैं और बिल्कुल फिट भी नजर आ रहे हैं। केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद आज अपनी पत्नी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद आप दफ्तर में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने अपने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और पीएम मोदी पर जमकर वार किया। केजरीवाल ने कहा कि मेरे अपने आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड में सीटें इनकी कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने आगे कहा कि मोदी जी अगले 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर पीएम मोदी ने खुद नियम बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। पहले आडवाणी, जोशी, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया। अगले साल मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को पीएम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर कहा कि अगर इनकी सरकार बनी तो पहले 2 महीने में योगी जी को निपटा देंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। इसी के साथ केजरीवाल ने आज रोड शो किया और अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद बड़े एक्टिव लग रहे हैं। किससे फायदा होगा? देखिए, एक्टिवनेस केजरीवाल की नहीं है, बल्कि एक्टिवनेस केजरीवाल के अंदर की उस गंदगी की है जो उबल रहा था अंदर से गुस्से में केजरीवाल, और जेल के अंदर 51 दिन तक रह रहा है। एक एक चीज इसके अंदर उबल रहा था, जहर उगलने के लिए बेताब। जैसे ही बाहर निकला ये जहरीला, ये जो फुफकार छोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बातें कही है पीएम मोदी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, अमित शाह और योगी को लेकर, यह अपनी पार्टी की बात है। पीएम मोदी ने एक नियम बनाया,
लेकिन वो नियम बनाया, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तुम वो नियम नहीं बना पाए हो, कांग्रेस नियम नहीं बना पाई है, उसका नुकसान कांग्रेस और तुम्हारी पार्टी को हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने भी उदयपुर की मीटिंग में कहा था 75 साल से ज्यादा के जो हमारे नेता हैं वो रिटायर कर दिए जाएंगे, लेकिन ये इतने बुढ़े खड़गे के कंधे पर कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी गई, जो 25 बार ऐसा हो चुका है कि राजीव गांधी के स्वर्गवास की जगह राहुल गांधी को स्वर्गवासी बता चुके हैं। तो पीएम मोदी ने एक बात कही थी और उसको इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन यह बात नहीं कही थी कि जो फिजिकली मेंटली स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, वो 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही केजरीवाल ने यह हंगामा करना शुरू कर दिया, अमित शाह ने सीधे जवाब दिया कि 75 साल का इंतजार मत करो, अभी 2029 का भी इंतजार करो, उसके बाद भी इंतजार करो। जब तक पीएम मोदी पूरी तरीके से फिट हैं और उनको यह लगता है कि अभी हमें राजनीति यानी राष्ट्र सेवा से छोड़कर अब धर्म की सेवा करनी है, यानी धर्म गुरु बनना है, तो उसी समय रिटायरमेंट होगी। ये मुगालते में न रहे कि 75 साल के होंगे रिटायर हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए अनुकूल स्थितियां हो जाएगी। ये केजरीवाल की बदहवासी है, क्योंकि केजरीवाल आजकल मंदिरों के पास जा रहा है, लोग उसको पूजा करते दिखा रहे हैं, लेकिन हनुमान मंदिर के बाहर जो मुस्कुराते हुए कुछ लोगों ने दूर खड़ा होकर चोर चोर के नारेबाजी की, उसको नहीं दिखा रहे। अब इसके पीछे टैग लग चुका है, तिहाड़ रिटर्न सीएम, इसके पीछे टैग लग चुका है कि करप्ट सीएम। इसलिए ये टैग अब छूटने वाला नहीं है जब तक केजरीवाल राजनीति में रहेगा। जी, अब बात करते हैं विपक्ष में मचे हलचल की, कांग्रेस में मचे घमासान की। बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बिहार में खड़गे की एंट्री के साथ ही प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और अरविंद ठाकुर ने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहां दर्जनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। सभी नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने की मूल वजह कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर का न्योता ठुकराने को बताया है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई राम मंदिर का न्योता ठुकराए। राम हमारे आराध्य है, हमारी आस्था है, जहां उनका तिरस्कार होगा उस जगह हम रहना पसंद नहीं करेंगे। चुनाव के बीच में इस तरह की टूट की खबर, ये विपक्षी पार्टियों के लिए कितना बड़ा झटका। जो विपक्षी पार्टियां हैं जब विचारहीन हो जाए, जब अपनी संस्कृति से विमुख हो जाए, तो फिर वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि उसके नेता उसके लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे और जो कनेक्ट रहेंगे वो उनके साथ रहेंगे। क्योंकि ये लोग जो प्रवक्ता हैं, विनोद शर्मा ही से ही बिहार में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में भविष्य क्या है। जिस कांग्रेस पार्टी को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, उसे राजद के बैसाखी के सहारे की जरूरत है, और वो भी उस राजद को जिसके मुखिया सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर बाहर होते रह रहे हैं। सजा में आरोपी नहीं है वो, बल्कि उनको सजा मिल चुकी है। और यही लालू प्रसाद यादव की सजा के लेकर जब इनको बचाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश जारी करवाया था, तो राहुल गांधी बीच सड़क पर ऐसे ही पार्लियामेंट के अंदर, कैंपस के अंदर वो पर्चियां फाड़ रहे थे कि अध्यादेश बेकार है। फिर वापस भी लेना पड़ा था। लालू यादव के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे थे, उस करप्ट आदमी के साथ भी तुम जाते हो और वहां पर बैसाखी बना के रखे हो राजद को। तुम अलग अलग राज्यों में सीटें धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हो विपक्षी पार्टी के उन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जो कि तुम्हारे सहारे ऊपर बढ़ रहा है और कांग्रेस को नीचे खिसका रहा है। तो ऐसे में ये लोग सोच रहे हैं कि आगे 10 से 15 सालों तक इन लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है। इसलिए जहां आगे भविष्य दिख रहा है वहां जाओ, या तो क्षेत्रीय पार्टियों में जाओ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओ। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इसलिए एनडीए बनाया गया है। आगे भविष्य इन लोगों का है। इसलिए जब विचार से भ्रमित हो जाओगे, जब परंपराओं को छोड़ दोगे, तो नेता भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ऐसा ही विपक्ष में
देखने को मिल रहा है। जी, आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में लोगों के जबरदस्त प्रदर्शन की। पाकिस्तान बढ़ती महंगाई का सामना कर रहा है, जिसका असर अब उसकी सड़कों पर भी देखा गया है। दरअसल पीओके में बढ़ती महंगाई के चलते सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस से टकराव और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि पीओके में हो रहे इन प्रदर्शनों में भारतीय तिरंगा भी दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय झंडा फहराया गया है। क्या लगता है, ये प्रदर्शन रुकेगा या और बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वहां पर ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले छिटपुट होते थे प्रदर्शन, उसके बाद थोड़ा तेज हुआ और अब भारत का सहयोग जब से मिलने लगा कि भारत की सरकार ने लगातार कहा ये पाक अधिकृत कश्मीर कौन है। कश्मीर का जब चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर का, तो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर का भी चुनाव होगा। ये जो सुरक्षित सीटें छोड़ दी जाती थी विधानसभा में 24, उसका चुनाव होगा और जो वहां से पलायन करके हिंदुस्तान के क्षेत्र वाले कश्मीर में आए हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट दिया जाएगा। वो वोट देंगे पाक अधिकृत कश्मीर वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए। तो जो सहारा मिल रहा है वहां के लोगों को, पहले से तुलना कर रहे थे कि हमने गलती कर दी, पाकिस्तान का सपोर्ट करके गलती कर दी, और इसी गलती का नतीजा आज यह है कि वहां भुखमरी की स्थिति है और इधर के कश्मीर जो है वहां पर यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लोग वहां से दिल्ली की तरफ आते हैं, रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए पाक अधिकृत कश्मीर में अब वहां के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह वहीं तक नहीं रुकेगा। पाकिस्तान जिस तरीके से अपने नापाक इरादों से हिंदुस्तान की तरफ देखता है, आतंकी भेजता है, उसकी सजा तो उसे मिलेगी। सिंध भी अलग होगा, बलूचिस्तान भी अलग होगा, पाक अधिकृत कश्मीर तो हमारा हिस्सा ही है और ये पंजाब के नेता और पंजाब का क्षेत्र ही सिर्फ पाकिस्तान बनकर रह जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।